माय डियर स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आवर्ती वर्गीकरण हम प्रारंभ करें उससे पहले तत्वों के जो प्रारंभिक क्लासिफिकेशन हैं उसके विषय में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि सामान्यतः ये जो प्रारंभिक क्लासिफिकेशन है इसको कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी। लेकिन फिर भी जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें तो उससे पहले इनकी जो नॉलेज है, इसकी जो जानकारी है, ये होना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो माय डियर, 1815 सन 1815 में वर्जीलियस ने सबसे पहले तत्वों को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। सबसे पहले जो एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया तो सामान्यतः उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उन प्रॉपर्टी के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया मेटल्स में और नॉन मेटल्स। ठीक है, जो सब्सटेंस डक्टाइल है, मैलेबल है, शाइनी है और इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं, जिनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, जिनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, जो हार्ड हैं, कठोर हैं, जिनमें तन्यता का गुण है, ठीक है, और जिनमें कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जिनके अंदर प्रवृत्ति है, ठीक है, ये गुण है, उनको मेटल्स कहा। और जो एलिमेंट्स ब्रिटिल हैं, जिनके सरफेस डल है, जो इंसुलेटर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको कहा नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, जैसे आपका गैलियम है या जर्मेनियम है, उन्हें इन्होंने रखा मेटेलॉइड यानी कि उपधातु वर्ग में। ठीक है, तो ये प्रारंभिक धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। बहुत छोटे स्तर से आप इनकी प्रॉपर्टियों को पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसके बाद 1827 सन 1827 में डोवेराइन ने प्रयास किया, इन्होंने ट्राइड्स बनाए, त्रिक, जिसे कहा जाता है डोवेराइन के त्रिक। इन्होंने उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, ज्ञात थे, उन सभी एलिमेंट्स के ट्राइड बनाने का प्रयास किया। ठीक है, कुछ सेट्स इन्होंने बनाए, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स विच शो सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टी, जो गुणों में समानता रखते थे, उन एलिमेंट्स के इन्होंने ट्राइड, 3 तत्वों के समूह, जिन्हें ट्राइड कहा गया, बनाने का प्रयास किया। इन्होंने इन ट्राइड्स में ध्यान रखा कि जो मध्य वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के मध्य का हो। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम गुणों में समानता रखते हैं, तो एक ट्राइड इन्होंने बना दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, और जो सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है, ये ध्यान रखा इन्होंने कि इन दोनों के सम को जब 2 से डिवाइड किया तो ये सोडियम का नियर अबाउट एटॉमिक मास आता है। ठीक है, दोनों के परमाणु भारों का मध्यमान हो। ठीक है, दूसरा ट्राइड जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, ये तीनों एलिमेंट्स सिमिलरिटी शो करते हैं प्रॉपर्टी में, तो इनको एक ट्राइड इन्होंने जो है बना दिया इसका। ठीक है, और क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है उसका जस्ट कितना, हाफ, लगभग ब्रोमीन का एटॉमिक मास है, उसका मध्यमान लगभग ब्रोमीन का एटॉमिक मास है। तो इस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को ट्राइड्स बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये सभी एलिमेंट्स के ट्राइड बनाने में सफल नहीं हो सके, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये फेलियर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रयास किया 1863 में
न्यूलैंड्स ने, और उसने बनाए ऑक्टेव्स। डोबेराइन ने बनाए ट्राइड्स और न्यूलैंड ने बनाए ऑक्टेव यानी ऑक्टेट, इसे बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक। ठीक है, 8-8 एलिमेंट्स के। तो 8-8 एलिमेंट्स के इसने क्या कहा कि एलिमेंट्स को यदि हम अरेंज करें, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन देयर एटॉमिक मासेस, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में यदि हम इन एलिमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं, तो जो 8वां एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी। जो 8वां एलिमेंट आता है वो गुणों में जो समानता है उसे प्रदर्शित करता है। ठीक, कैसे इन्होंने परमाणु भारों यानी एटॉमिक मासेस के क्रम में व्यवस्थित किया, देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक, ये एटॉमिक इनके मासेस हैं 7, 9, 11, 12, 14, 16 और 19। इन्होंने देखा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो 8th एलिमेंट आया, ठीक है, 8th एलिमेंट आया वापस घूम के सोडियम। ठीक है, तो ये जो लिथियम है और ये सोडियम है, ये गुणों में क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से काउंट करेंगे तो मैग्नीशियम में 8वां एलिमेंट आएगा, 1, 2, 3 करके काउंट करेंगे, और बोरॉन से काउंट करेंगे तो एल्यूमिनियम। इसी तरह कार्बन सिलिकॉन से, नाइट्रोजन फास्फोरस से, ऑक्सीजन सल्फर से और फ्लोरीन क्लोरीन के साथ समानता रखता है। और इसके बाद ये ले आए यहाँ पोटेशियम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स थे यहाँ पे जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे वो एक साथ आ गए। ठीक है, लेकिन न्यूलैंड्स भी इन सारे एलिमेंट्स को उस समय, क्योंकि जब इनर्ट गैसेस का जो है ज्ञात हुई, इनर्ट गैसेस जब डिस्कवरी इनकी हो गई, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये जो लॉ है ये क्या हो गया, फेलियर हो गया। ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो इनर्ट गैसेस हैं उसके बाद अगर उनको हम प्लेस देते हैं तो 8वां एलिमेंट ना प्रॉपर्टी में समानता रखता है, बल्कि 9th एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी फेलियर हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद प्रयास किया 1869 में लूथर मेयर ने ग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। इन्होंने जो है जो एटॉमिक वॉल्यूम है और एटॉमिक मासेस हैं उसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड किया और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के आधार पर एक जो है ग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, इस ग्राफिकल क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, जो एल्केलाइन मेटल्स हैं, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं इनको इन्होंने रखा इस ग्राफ के पीक पे। ठीक है, जो कर्व है उसके कहाँ रखा, पीक पे। जैसे कि लिथियम रख दिया यहाँ सोडियम रख दिया, यहाँ पोटेशियम रख दिया, यहाँ रुबीडियम रख दिया, इससे आगे इसी तरह से ये इसको क्लासिफाई करते चले गए। ठीक है, ये आ गया बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में उस ग्राफ पे जो है प्लेस किया। जैसे क्लोरीन यहाँ पे रख दिया, ब्रोमीन जो असेंडिंग ऑर्डर था उसमें इन्होंने अरेंज कर दिया। और जो एलिमेंट्स हैं एट प्रेजेंट डी ब्लॉक में हैं या एर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको रखा इन्होंने बॉटम में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को रखा बॉटम में। यानी कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में ये जो है पीक से लेके बॉटम तक इन्होंने अरेंज करके चले जाए। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो पीक पे हैं, जो लेस रिएक्टिव हैं वो बॉटम पे हैं। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को इन्होंने एक ग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया इनका, लेकिन इन जो भी एलिमेंट्स उस समय ज्ञात थे उन सभी एलिमेंट्स को ये ग्राफिकल क्लासिफाई करने में असफल रहे।
तो ये वाला क्लासिफिकेशन भी फिर फेल हो गया। ठीक है। इसके बाद रशियन साइंटिस्ट केमिस्ट ये डी.आई. मेंडलीफ ने 1871 सन 1871 में जो एटॉमिक मासेस हैं, तत्वों के जो परमाणु भार हैं, उन्हें वर्गीकरण का आधार बनाया और एक पीरियोडिक लॉ जिसे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहते हैं इन्होंने प्रपोज किया। वो क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो कह रहा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या मतलब है इसका कि इनके गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। वो कह रहा है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। एक नियमित समय अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात तत्वों के गुणों में क्या होते हैं, क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। इन्होंने एक टेबल बनाया और जो एलिमेंट्स थे उस समय नोन नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स उस समय ज्ञात थे, उनको उन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है। इस टेबल में इन्होंने 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई जिन्हें 7 सीरीज में डिवाइड किया और 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिन्हें कहा इन्होंने ग्रुप। ठीक है। जब हम इस टेबल में लेफ्ट टू राइट और अपवर्ड टू डाउनवर्ड जब हम चलते हैं किसी भी सीरीज में या ग्रुप में, तो जो एलिमेंट्स हैं उनके गुणों में, उनकी प्रॉपर्टीज में असेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स आर रिपीटिंग रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। तो तत्वों के गुणों का यह क्रमिक परिवर्तन, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, इसे हम कहते हैं आवर्तिता। ठीक है। इसीलिए इस टेबल को कहा गया पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। ठीक है। क्या है देखिए, इन्होंने जो 12 हॉरिजॉन्टल कॉलम और 8 वर्टिकल कॉलम इन्होंने बनाए। ठीक है। 12 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें 7 सीरीज में डिवाइड किया और 8 वर्टिकल कॉलम, इनको कहा इन्होंने ग्रुप। ठीक है। और जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। प्रथम सीरीज में यहाँ हाइड्रोजन आ गया, लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का है। उसके बाद दूसरे सीरीज में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसी प्रकार सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में आप देख रहे हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, और ये देखिए बीच बीच में उसने क्या किया, यहाँ पे ये वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए, ये खाली स्थान इन्होंने छोड़ दिए हैं। जहां जहां आप देख रहे हैं बीच बीच में ये वैकेंट स्पेसेस हैं। तो वैकेंट स्पेसेस इन्होंने छोड़ दिए, ये सोचकर ये फ्यूचर में इन्होंने कहा, इसमें घोषणा की, इन्होंने भविष्यवाणी की कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रकृति में उपलब्ध हैं जो इन एलिमेंट्स के साथ गुणों में क्या रखते हैं, सिमिलरिटीज रखते हैं, समानता रखते हैं, बट एट प्रेजेंट टाइम वो ज्ञात नहीं है, बट इन फ्यूचर भविष्य में वो ज्ञात होंगे। तो उन एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस, स्थान दे दिया जाएगा। इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। ये नए तत्वों की खोज के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक इसी तरह से कॉपर, जिंक और आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन, ये जो है इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में इन सभी एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया जो भी उस समय नोन एलिमेंट्स थे। ठीक है। और एक आधार, एक बेस क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स के
तैयार कर दिया, दे दिया साइंटिस्ट को कि हम इस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ क्या हुआ? सबसे ज्यादा लाभ ये हुआ कि ये जो है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जो तत्व हैं उनके गुणों की जो स्टडी है, उनका अध्ययन करने में जो है हमें सरलता उपलब्ध कराती है, क्योंकि समान गुणों वाले तत्वों को इन्होंने एक ही वर्ग में स्थान दिया है। ठीक है, हालांकि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ रखी गई हैं फर्स्ट ग्रुप में। देखिए आप यहाँ गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। सिल्वर एंड गोल्ड आर इनर्ट मेटल्स, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये सबसे कम रिएक्टिव होती हैं, लगभग इनर्ट होती हैं, सामान्यतः क्रिया नहीं करती हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मोर रिएक्टिव मेटल हैं, आप जानते हैं इनको। ठीक है, अल्कलाइन मेटल्स हैं, क्षार धातुएं हैं और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक, तो ये अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को अक्रिय धातुओं के साथ रखा जाना इस पीरियोडिक टेबल का फॉल्ट रहा, और हाइड्रोजन का प्लेस भी कंफर्म नहीं कर पाए। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ इसको यहाँ पे प्लेस देना, ये भी इस पीरियोडिक टेबल का एक फॉल्ट रहा। और जो लेंथेनाइट्स हैं, जो एक्टिनाइट्स हैं, उनका प्लेस देना भी इसमें कहीं पे नहीं है, ये भी एक फॉल्ट रहा। और सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें आई कि प्लेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि जो आइसोटॉप्स में एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, जिनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपको हमने बताया भी है कि हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटॉप्स हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, H1, H2 और H3। तो क्या एक ही एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में 3 जगह स्थान दे दें, क्योंकि वह 3 आइसोटॉप्स रखता है। तो इसी तरह आयरन के बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स आर प्रेजेंट इन नेचर ऑफ वेरियस एलिमेंट। विभिन्न तत्वों के बहुत से आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक प्रकृति में उपलब्ध हैं। तो उन समस्थानिकों को क्या अलग अलग स्थान दिया जाए? तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इसमें इसका ये दोषपूर्ण रहा, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन यह फिर भी तत्वों को वर्गीकृत करने का एक आधार, एक बेस इसने प्रदान कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।